आज के वीडियो में हम लोग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर सीरियल मैनिपुलेटर कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेवोल्यूट जॉइंट्स इस पर्टिकुलर मैनिपुलेटर की इन्वर्स किनेमैटिक्स क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो ये सिमिलर मैनिपुलेटर है जिसकी फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स सॉल्यूशन हमने लेक्चर 28 में कैलकुलेट करा था। सो अगर आपको फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स सॉल्यूशन चाहिए देन यू हैव टू रेफर लेक्चर 28 ऑफ दिस प्लेलिस्ट, दैट इज रोबोटिक्स 101। ठीक है, सो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल हमने वहां पे डिराइव करा था। सेम मॉडल को यूज करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द इनवर्स काइनेमैटिक्स क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस इज द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोबोट। ये एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट है। सो दिस वन इज द लिंक 1। इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू a1। लिंक 1 इज मेकिंग एंगल ऑफ θ1 विद द हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली ये हो गया अपना लिंक 2, इसकी लेंथ है a2 और ये अपना लिंक 1 की एक्सटेंशन के साथ में θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली दिस पोर्शन इज लिंक 3, इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू a3 और जो हमारा लिंक 3 है ये लिंक 2 की एक्सटेंशन के साथ में इट इज मेकिंग एंगल θ3। ये जो पोर्शन है हैश्ड लाइन में दिस इज द एंड इफेक्टर और ये अपना एंड इफेक्टर है। ये जो ग्लोबल एक्स डायरेक्शन है यानी कि बेस फ्रेम का एक्स डायरेक्शन, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है ग्लोबल एक्स का, यहाँ से हमारा जो एंड इफेक्टर का अप्रोच वेक्टर है, सो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है सो दिस इज सम ऑब्जेक्ट और ये जो अपना है दिस इज द अप्रोच वेक्टर। ये x3 के अलोंग दैट इज द अप्रोच वेक्टर। सो हमारे एंड इफेक्टर का अप्रोच वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 5 डिग्री with respect to the x direction of the base frame. So ये जो angle है that is equal to phi and by geometry we can see that phi is equal to the summation of θ1 plus θ2 plus θ3. So ये हो गई अपनी phi and phi is nothing but the orientation of the end effector. Orientation of the end effector frame that is frame 3 with respect to the base frame that is frame 0. That is given by phi. ठीक है, सो ये हो गया हमारी फिजिकल कंस्ट्रक्शन। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फ्रेम्स अटैच करे हुए हैं। सो दिस इज Z0 एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। ये हो गई अपनी x0। दिस इज Z1 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। दिस इज Z2 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन और ये अपना एंड इफेक्टर फ्रेम पे दिस इज Z3 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। साथ में ये हमारी एक्सिस दिस इज x3 के ही डायरेक्शन में हमारा अप्रोच वेक्टर है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोच वेक्टर दैट इज कोइंसाइडिंग विद द x3 एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम नंबर 3। सो अब हम डिराइव करेंगे अपने इनवर्स किनेमैटिक सॉल्यूशन को। सो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हमने एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट का इनवर्स किनेमैटिक सॉल्व करा था। सो अगर मैं स्टार्टिंग के 2 लिंक कंसिडर करूं, सो इफ आई कंसिडर लिंक 1 एंड लिंक 2, सो अगर हम इस पॉइंट तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें, सो इस पॉइंट तक के लिए हमारा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इनवर्स किनेमैटिक्स, वो सॉल्यूशन वैलिड रहेगा। ठीक, बट यहाँ पे हमें क्या दिया है, वी आर गिवन वन एक्स्ट्रा लिंक दैट इज लिंक 3। सो इसमें जो प्रोसीजर होगा दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू द प्रोसीजर विच वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। सो जैसे आप जानते हो लेक्चर नंबर 28 में हमने अपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट के लिए उसकी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स को सॉल्व करा था। So this is the forward kinematics model that we have derived in the lecture number 28. So ये हो गया अपने ओरिएंटेशन का डेटा और ये जो डेटा है दिस इज द पोजीशन डेटा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ द अननोन पैरामीटर्स बिकॉज दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ θ1 θ2 एंड θ3। सो ये जो हो गया अपना फॉरवर्ड किनेमैटिक्स मॉडल, दिस वी ऑलरेडी नो। ऑल्सो लेट अस assume that we know the final position and orientation of the end effector frame with respect to the base frame. So जो end effector का final frame है, ये जो end effector frame है, इस point की position और orientation आपको पता है because inverse kinematics में ये जो end effector का final position and orientation data होता है that is always known to us। उसी डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमको θ3 θ2 और θ1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सो मैंने आपको बताया था ये जो एंड इफेक्टर का पोजीशन एंड ओरिएंटेशन डेटा होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ठीक, सो हमने अज्यूम करा है कि कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स या कॉन्फ़िगरेशन डेटा कंसिस्टिंग ऑफ द पोजीशन
पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर इज गिवन टू अस. सो इसको हमने एज्यूम कर लिया. लेट अस एज्यूम इट बाय द मैट्रिक्स सी, और इसको एज्यूम करते हैं दैट दिस इज नोन टू अस. इसको हमने जनरल टर्म्स में रिप्रेजेंट करा है. तो जो रोटेशन का पार्ट है उसको आर से रिप्रेजेंट करा है, और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वाला पार्ट है उसको डी से रिप्रेजेंट करा है. सो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 इन टर्म्स ऑफ द जनरल पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स. तो इसके लिए प्रोसीजर सेम है. वी हैव टू इक्वेट द unknown part. So this is the unknown matrix. We have to equate the unknown matrix with the matrix that consists of the known values. So this is the known part. So let us now equating the configuration matrix with the forward kinematics model that is given to us in the matrix form. इन दोनों को equate करते हैं और वहाँ से compare करेंगे. So यहाँ पे हमने equate कर दिया है अपने configuration matrix यानी C को with the forward kinematics model that is in the matrix form. So ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स. दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द नोन वैल्यूज. ये हमें सारी की सारी वैल्यूज पता है. दिस इज दिस इज द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल इन टर्म्स ऑफ द थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 विच आर अननोन एंड वी हैव टू फाइंड दिस. ठीक. सो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने इनको इक्वेट कर दिया है. नाउ वी हैव टू फॉर्म डिफरेंट इक्वेशंस. तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो की तरह हमने अपने 1,4 एलिमेंट को कंपेयर करा ऑन बोथ द साइड. सो ये हो गया एलिमेंट 1,4 ऑफ दिस मैट्रिक्स. सिमिलरली ये हो गया अपना एलिमेंट 1,4 ऑफ द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड. सो इनको कंपेयर करके वी आर गेटिंग वन इक्वेशन. सिमिलरली हमने कंपेयर करना है एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम. सो एलिमेंट 2,4 को कंपेयर करना है with the element 2,4 of the other matrix. So we will get two equations. So let me just write the equations. So मैं यहाँ पे एक बार equations लिख देता हूँ. So पहले हम इन दोनों elements को compare करेंगे. So पहली equation आ जाएगी dx is equal to ये element. So that is equal to a1 cos theta 1 plus a2 cos of theta 1 plus theta 2. इसको c12 से represent करा है plus a3 C123. C123 का मतलब है cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3. सो यहाँ से एक और इक्वेशन मिलेगी सेकंड वाली. सो ये हो गया dy इज इक्वल टू a1 s1 प्लस a2 s12 प्लस a3 s123. ठीक. सो इसको हमने बोल दिया, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 1 और लेट अस कॉल इट इक्वेशन 2. सो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई. फर्स्ट वन इज इक्वेशन 1, सेकंड वन इज इक्वेशन 2. ठीक है. अगर आप थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू 0 मिलेगा और ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है. ठीक. सो हम इस यहाँ से कंपेयर करके कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकते. सो अल्टीमेटली पोजीशन डेटा से हमको मिली दो इक्वेशन. ठीक. ऑल्सो अगर आप ओरिएंटेशन डेटा को कंपेयर करोगे सो अल्टीमेटली यू विल गेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू समथिंग. वो भी हमें अभी इतना हमारा इतना यूज़ का नहीं है. ठीक. सो अभी हमको क्या करना है, वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस. हमें दो इक्वेशन मिली हैं और वी हैव टू फाइंड आउट थ्री वेरिएबल्स. हमारे पास इक्वेशन कितनी है, दो, बट हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3. सो यहाँ पे हो गई टू इक्वेशंस बट थ्री अननोन्स. सो मैथमेटिकली you cannot solve these equations because the number of equations are less and the number of unknowns which you have to calculate is more. So यहाँ पे हम एक trick use करते हैं. We use the trick of mathematical decoupling. So यहाँ पे हम एक decoupling करेंगे इस 3 degree of freedom robot में और हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है. सो इससे पहले decoupling क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ. बिफोर दैट यहाँ पे अगर आप इक्वेशन का नेचर देखोगे so these equations are non-linear equations and also consisting of trigonometric expressions. So these cannot be solved because the number of equations are 2 but the number of unknowns are 3. Also there is some non-linearity as well as the presence of sine and cosine terms. Therefore हमें क्या करना पड़ेगा, we have to do the wrist decoupling. So wrist decoupling क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा. सो अभी हम डिस्कस करेंगे आर्म एंड रिस्ट डीकपलिंग को. ठीक. सो बिकॉज वहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस थी बट देयर वर थ्री अननोन्स.
सो दैट कैनॉट बी सॉल्व मैथमेटिकली। देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट, इसके नीचे कितने लिंक्स हैं? सो दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 1। सो अगर मैं इस पॉइंट से ये वाला लिंक जो लिंक 3 है और जो एंड इफेक्टर है इसको सेपरेट कर दूं, सो जो रिमेनिंग मैनिपुलेटर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर। सो ये एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट के इक्विवेलेंट रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर जितना भी पार्ट है यानी कि लिंक 3 और एंड इफेक्टर, इन दोनों को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, इनको सेपरेट कर दूं, सो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ये वाला पोर्शन, दैट इज नथिंग बट द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैनिपुलेटर, जिसकी इनवर्स काइनेमेटिक्स हमने लेक्चर 44 में सॉल्व करी थी। यानी कल के लेक्चर में जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें हमने इस स्टैंडर्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इनवर्स काइनेमेटिक्स सॉल्व करी थी। सो वहाँ पे हमारी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। सो ये जो रिस्ट एंड आर्म डीकपलिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, बिकॉज अभी मैथमेटिकली हम एनालिटिकली अगर हम इसे सॉल्व करें, सो वी आर हैविंग ओनली 2 इक्वेशंस बट 3 अननोन्स, सो इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। सो आप क्या करते हो, ये जो पॉइंट है, सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने बोल दिया, हमने इसे बोला रिस्ट पॉइंट, लेट अस कॉल इट रिस्ट पॉइंट। और रिस्ट पॉइंट से हमने क्या करा, अपना मैनिपुलेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो पहला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी लिंक 1 और लिंक 2। सो फर्स्ट पार्ट इज दी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर या फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म। ठीक, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रोबोटिक आर्म यहाँ से सेपरेट कर दी। और जो सेकंड पार्ट बना दैट इज दी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट। सो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है θ3 और एंड इफेक्टर, इन दोनों को मिला के हमने बोल दिया रिस्ट। सो इस तरीके से हमने अपनी रोबोटिक आर्म प्रॉब्लम को, सो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये हो गई हमारी आर्म की प्रॉब्लम, और ये वाली जो प्रॉब्लम है ऊपर की, दिस इज द रिस्ट प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया, रिस्ट पॉइंट से हमने क्या करा, सेपरेशन कर दी अपने मैनिपुलेटर की। ठीक है, अब ये जो रिस्ट पॉइंट है, बिकॉज हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे ऑपरेट कर रहे हैं, दिस इज अ प्लेनर मैनिपुलेटर, सो रिस्ट पॉइंट के कुछ ना कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है अपने रिस्ट पॉइंट का, इस पॉइंट को चलो हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द रिस्ट पॉइंट। इसका जो y कंपोनेंट हुआ यानी y कोऑर्डिनेट, और इसका कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम रिस्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय W सबस्क्रिप्ट x यानी WX और W सबस्क्रिप्ट y यानी WY। ठीक है, सो ये जो हमारा रिस्ट पॉइंट है इसके भी तो 2 x और y कंपोनेंट, 2 x या y कोऑर्डिनेट होंगे ना। सो ये जो x के अलोंग में है रिस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उसको हमने WX बोल दिया। जो y एक्सिस के अलोंग अपना रिस्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने WY बोल दिया। सो लेट अस एज्यूम WX और WY अपने रिस्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द बेस फ्रेम। तो जितनी भी मेजरमेंट हो रही है दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द बेस फ्रेम, यानी कि ओरिजिन 0 से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया। सो इस तरीके से हमने क्या करा, एक रिस्ट पॉइंट को इंट्रोड्यूस करके अपनी जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की पूरी प्रॉब्लम थी, इसको हमने 2 स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दिया। सो अगर मैं आपके लिए लिख दूं, सो जो एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व नहीं हो रही थी, सो हमने क्या करा, एक रिस्ट पॉइंट पे सेपरेशन कर दी। ठीक, सो रिस्ट पॉइंट पे सेपरेशन करते ही एक हमारी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो रोबोटिक आर्म बन गई। सो यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक, सो दिस इज द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म, जिसकी इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यानी लेक्चर 44 में सॉल्व करी थी। ठीक है, तो ये हमने एक सेपरेट कर दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी रिस्ट पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन, ये एंड इफेक्टर और लिंक 3, सो ये मिलके एक एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट। ठीक, सो हमने क्या करा, एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही थी बिकॉज इक्वेशन कम थी और अननोन्स ज़्यादा थे। सो हमने इसको रिस्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करा के 2 स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्म, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्म है यहाँ से यहाँ तक, और जो सेकंड स्मॉलर प्रॉब्लम है दैट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट। सो इस पॉइंट से ऊपर की प्रॉब्लम है दैट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट। सो जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्म है ये बेसिकली डील करेगा θ1 से और
थीटा 2 से, जिसका सॉल्यूशन इन्वर्स काइनेमेटिक्स का हमने ऑलरेडी लेक्चर 44 में सॉल्व करा हुआ है। सो वहीं से डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट है दैट इज गोइंग टू कंटेन थीटा 3। सो इस तरीके से हमने एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को 2 स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द आर्म एंड रिस्ट डीकपलिंग टेक्निक। इसी को डीकपलिंग टेक्निक या डीकपलिंग मेथड भी बोला जाता है। और इसके लिए हम एक रिस्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वी डू दी रिस्ट पॉइंट सेपरेशन। सो आपने आर्म को रिस्ट से सेपरेट कर दिया एट दिस रिस्ट पॉइंट। ठीक है। सो अब इसके बाद लेट अस नाउ कंटिन्यू विद दी मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो की जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट था उसकी गवर्निंग इक्वेशन दिखा देता हूँ। ठीक, सो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप बस यहाँ से याद रखना dx इक्वल टू L1C1 प्लस L2C12, ये हमारी इक्वेशन आई थी। और सेकंड इक्वेशन थी dy इक्वल्स टू L1S1 प्लस L2S12। अब हमने क्या करा, ये जो dx dy है यहाँ पे इस वीडियो में dx की जगह हमें लिखना है wx, बिकॉज ये हमारा रिस्ट पॉइंट है। ठीक, हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करा है रिस्ट पॉइंट। सो जो हमने dx यूज़ करा था वहाँ wx आ जाएगा, और जो dy था हमारा वो रिस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी wy। सिमिलरली ये जो L1 है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिंक लेंथ को L1 L2 से रिप्रेजेंट करा था, इस क्वेश्चन में A1 A2 A3 है। सो L1 की जगह A1 आ जाएगा, L2 की जगह आ जाएगा A2, यहाँ पे भी L1 हो जाएगा A1, L2 हो जाएगा A2। ठीक, सो इतना डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखना। सो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं और लेट अस नाउ मूव टू दी मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर रोबोट। सो नाउ लेट अस रिकॉल द इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन ऑफ द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैनिपुलेटर जो हमने पिछले वीडियो में करा था। अभी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी, मैं उन्हीं इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ। सो अगर मैं सेम रिजल्ट को यूज़ करूँ अपने रिस्ट पॉइंट के लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं wx और wy, सो ये जो dx वाली इक्वेशन थी वहाँ पे मैंने उसे wx से रिप्लेस कर दिया है, और जो लिंक लेंथ है उसे A1 A2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो wx बराबर A1 C1 प्लस A2 C12, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। लेट अस कॉल इट इक्वेशन 3। सिमिलरली हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी wy के लिए, बिकॉज रिस्ट पॉइंट तक का सॉल्यूशन तो हम पे है ही ना, सो हम वहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू wy इक्वल्स टू A1 S1 प्लस A2 S12। ठीक, सो ये हो गई अपनी, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। सो अब आपको क्या करना है, ये देखो ये वाली जो टर्म है A1C1 प्लस A2C12, ये हमारी इक्वेशन 1 में भी आ रही है A1C1 प्लस A2C12। सो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं wx लिख सकता हूँ। सो ये जो टर्म है यहाँ पे हम इस पूरी टर्म की जगह वी कैन राइट wx, देयरफॉर वी हैव टू पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सिमिलरली ये जो टर्म है A1S1 प्लस A2S12, ये टर्म हमारी इक्वेशन 2 में भी रिपीट हो रही है A1S1 प्लस A2S12। सो A1S1 प्लस A2S12 की जगह आई कैन राइट wy, therefore I am putting equation 3 in equation 1 and I am putting equation 4 in equation 2, और इसके बाद मैं दोबारा से रिजल्ट लिख रहा हूँ। सो हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इसको रीराइट कर रहे हैं। सो आई एम रीराइटिंग इट dx इक्वल टू A1C1 प्लस A2C12। अब इस पूरी टर्म की जगह पे I can write wx because wx is also equal to A1C1 plus A2C12, so that will be equal to wx plus remaining, so remaining क्या बचा, ये थर्ड वाली टर्म, थर्ड टर्म है A3C123, so let us call it equation 5। सिमिलरली हमने क्या करा, अपनी जो सेकंड इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 में हमें इक्वेशन 4 को पुट करना है। सो वहाँ से हम wy को सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये dy है, dy इज इक्वल टू A1S1 प्लस A2S12, इस पूरी टर्म को यहाँ से सब्सटीट्यूट करना है। सो इन प्लेस ऑफ A1S1 प्लस A2S12 आई कैन राइट wy, सो दैट इज इक्वल टू wy। सो यहाँ पे wy हो गया प्लस वट एवर द रिमेनिंग टर्म, सो रिमेनिंग टर्म इज दिस, दैट इज इक्वल टू A3S123। लेट अस कॉल इट इक्वेशन 6। ठीक है, सो इक्वेशन 6 आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 5 और 6 में से। सो लेट अस नाउ रीअसेंबल इक्वेशन 5 एंड 6। रीअसेंबल इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6।
थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं इनमें से। सो डब्ल्यू एक्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, सो डब्ल्यू एक्स विल बी इक्वल टू डी एक्स माइनस A3C123। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन 7। और जो डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू वाई विल बी इक्वल टू, सो डब्ल्यू वाई विल बी इक्वल टू डी वाई माइनस A3S123 लेट अस कॉल इट इक्वेशन 8। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको इक्वेशन की मार्किंग नहीं करनी है बिकॉज मल्टीपल इक्वेशंस आर रिपीटिंग, सो आप मार्किंग नहीं भी करो, बट आई लाइक टू मार्क ईच एंड एवरी इक्वेशन बिकॉज बाद में रेफर करने के लिए वहाँ से थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, सो ये टोटली डिपेंड करता है आप इक्वेशन की मार्किंग कैसे करते हो। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन 7 और 8 है, दीज आर दी डी कपल्ड इक्वेशन। हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ज्योमेट्रिक मेथड से तो सॉल्यूशन ईजिली आ जाएगा। वी आर हेयर डूइंग दी एनालिटिकल और दी एल्जेब्रिक अप्रोच यूजिंग एल्जेब्रा एंड द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। ठीक, सो दीज आर दी डीकपल्ड इक्वेशन। अब ये डीकपल्ड इक्वेशन क्यों है, बिकॉज एज यू कैन सी ये जो रिस्ट पॉइंट है डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स थे, रिस्ट पॉइंट को हमने अपने जो एंड इफेक्टर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था यानी डी एक्स और डी वाई उससे सेपरेट कर दिया है। देख रहे हो, सो हमने अपने डब्ल्यू एक्स को डी एक्स से सेपरेट कर दिया है बाय सब्सट्रैक्टिंग दिस टर्म। सिमिलरली हमने अपने डब्ल्यू वाई को डी वाई से सेपरेट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म। सो दीज आर दी डीकपल्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमने टेक्निकली अपनी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्म की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ हम अपनी अगर इक्वेशन 3 और 4 देखें, सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, सो ये क्या है अपनी बिल्कुल जैसे हमने लास्ट वीडियो में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सॉल्व करा था। डिफरेंस इतना है, वहाँ पे डी एक्स और डी वाई था, यहाँ पे डी एक्स था, यहाँ पे डी वाई था, बट यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई है। ऑलरेडी डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई को हमने जो रिमेनिंग टर्म्स थे यानी डी एक्स और डी वाई की टर्म्स में डिफाइन कर रखा है। सो हम इस प्रॉब्लम को या तो हम सेम रिजल्ट यूज़ कर लें, डायरेक्ट आंसर लिख दें, या फिर हम एक बार और इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इसे एक बार कर लेते हैं सॉल्व बिकॉज अभी अभी हमने इन्वर्स काइनेमेटिक्स स्टार्ट करा है। सो एवरीवन शुड बी नोइंग दी प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। सो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखना है। इक्वेशन 3 और 4 में हमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। बिल्कुल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो प्रॉब्लम थी वही प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या है, डी एक्स और डी सॉरी इक्वेशन 3 एंड 4 में डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे A1 C1 A2 C1 ये वाली टर्म्स है। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है। सो वहाँ पे डी एक्स डी वाई था, यहाँ पे हमने उसे रिस्ट पॉइंट से सेपरेट कर दिया है। सो डब्ल्यू एक्स होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमको मिलेगा फर्स्ट जो टर्म है A1 C1 प्लस A2 C12 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन 3 और 4 का। सो ये होगी इक्वेशन 3 इसका स्क्वायर प्लस ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर। सो सेकेंड टर्म मैंने लिख दी, दैट इज इक्वल टू A1S1 प्लस A2S12 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसीजर करा था सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, सेम, एक भी स्टेप का चेंज नहीं है। ठीक है, सो दोबारा से रिपीट करने का क्या फ़ायदा, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है सो यू कैन जस्ट वॉच दी प्रीवियस लेक्चर, बिल्कुल डिटेल में कवर कराया हुआ है। सो यहाँ से आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ θ2। वहाँ पे देख लेना 10-15 मिनट का 5-10 मिनट का प्रोसीजर है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, और यहाँ से हम सीधे कॉस ऑफ θ2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिफरेंस ये होगा जो डी एक्स और डी वाई था उसकी जगह यहाँ पे डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई है, वहाँ पे जो L1 L2 था उसकी जगह पे A1 A2 है बस। ठीक है, सो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज द न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज डिवाइडेड बाय 2A1 A2। सो डिवाइडेड बाय 2A1 A2, सो डिवाइडेड बाय 2A1 A2। सो ये तो हो गया हमारा कॉस ऑफ θ2 की वैल्यू। सो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ θ2 बाय डायरेक्टली यूटिलाइजिंग द रिजल्ट that we have already derived for the
2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैनिपुलेटर। सो दोबारा से मैथमेटिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स कर देते हैं इस पूरी टर्म का टू गेट द आंसर। दैट इज द रॉन्ग अप्रोच और दैट इज नॉट द ऑप्टिमम अप्रोच। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ से निकालेंगे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टू, दैट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा टू स्क्वायर। सो यहाँ से यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ साइन थीटा टू, एंड देन जो मैंने आपको बताया था, then we will find out the value of theta 2 by using the two argument arctangent function, that is a tan 2 function. So a tan 2, so first term is going to be plus minus, so first term जो है that is going to be plus minus the value of sin theta 2, and the second term ये होगी अपनी cos of theta 2. So ultimately you will get two values of theta 2. So you will get two values of theta 2 by using the a tan 2 function. So अभी हमने थीटा 2 कैलकुलेट कर लिया है। सो दोनों में से जो दो वैल्यूज थीटा 2 होंगी, एक सॉल्यूशन होगा जो कि एल्बो अप सॉल्यूशन होगा, जो सेकंड वैल्यू थीटा 2 की होगी दैट इज गोइंग टू बी एल्बो डाउन सॉल्यूशन। एल्बो अप को ही हम राइट हैंड सॉल्यूशन बोलते हैं, एल्बो डाउन को ही हम लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो अभी हमने थीटा 2 कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ और द सॉल्यूशन ऑफ थीटा 1, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर की ही प्रोसीजर को यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, सो अभी हम थीटा 1 को कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द कैलकुलेशन ऑफ थीटा 1। सो हमने अपनी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को दोबारा से रीराइट कर लिया बिकॉज आई एम यूजिंग सेकंड पेज। सो सेकंड पेज पे ये इक्वेशन आपको विजिबल होनी चाहिए, दैट इज़ वाई हमने इसे दोबारा से रीराइट करा है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नाउ जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोसीजर यूज़ करा था K1 K2 K3 K4 वाला, वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को मैंने ये जो C12 टर्म है इसको एक्सपेंड कर दिया। सो मैं इक्वेशन 3 को रीराइट कर रहा हूँ। सो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू A1 C1 प्लस A2, और जो C12 है इसको सब एक्सपेंड कर देना है, दैट इज गोइंग टू बी C1 C2 माइनस S1 S2 माइनस S1 S2। ठीक है, और हमने क्या करा, अपनी जो ये इक्वेशन 4 है इस सॉरी अभी इसको सेपरेट और सिंप्लीफाई करना है। सो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू A1 C1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया A2 C1 C2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज इक्वल टू A1 S1 S2। ठीक, फर्दर सिंप्लीफाई करो। सो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू, अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, C1 और S1 को सेपरेट करा था। सो हमने C1 और S1 को सेपरेट करा था। ठीक, सो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C1 है, रिमेनिंग टर्म क्या क्या है, A1 प्लस A2 C2। सो मैंने क्या करा, इसमें से और इसमें से C1 को सेपरेट कर दिया कॉमन लेके। ठीक, सो इस तरीके से आ जाएगा। जो सेकंड हमारी टर्म है माइनस A2 S2 और ये जो S1 है इसको हमने सेपरेट करके बाहर लिख दिया बिकॉज हम अपनी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ C1 और कोफिशिएंट ऑफ S1 की टर्म्स में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमने क्या करा, अपनी इक्वेशन 4 को भी सेम प्रोसीजर से सिंप्लीफाई करा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। सो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप। सो वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 3। सो हमने अपनी इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करा। सिमिलरली वी आर नाउ सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 4। सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 है हमारा डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू, इक्वेशन 4 है डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू A1 S1 प्लस A2 S12। ठीक है, सो डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू A1 S1 प्लस A2। अब ये जो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 है इसको एक्सपेंड करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी S1 C2 प्लस C1 S2। ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला है। सो यहाँ से इसको सेपरेट करो, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू A1 S1
प्लस A2S1C2 प्लस A2C1S2। अब क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ C1 और C2 में इक्वेशन को सेपरेट आउट करना है। सो WY इज इक्वल टू ये जो टर्म है A1S1 और ये जो टर्म है A2S1C2, इसमें S1 है और इसमें S1 है, तो दोनों में S1 कॉमन है, S1 को हमने कॉमन करके सेपरेट करके बाहर निकाल दिया। सो ब्रैकेट में बचा A1 प्लस A2C2, A1 प्लस A2C2 मल्टीप्लाइड बाय S1 प्लस ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे आ जाएगा A2S2 मल्टीप्लाइड बाय C1। ठीक है, सो हमने क्या करा, S1 और C1 की टर्म्स में इसको सेपरेट आउट कर दिया। सो नाउ ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, हमने इसको बोला था K1। सो इस पूरी टर्म को हमने बोला था K1 और इस पूरी टर्म को हमने बोला था K2। ठीक है, सिमिलरली ये K1 था, ये K2 था, और हमने उसको वहाँ पे डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो लगा के 8 and 2 फंक्शन का रिजल्ट वहाँ पे लिखा था। बट यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज कल मेरे को एक सब्सक्राइबर का मेल आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि सर ये जो हमने θ1 की कैलकुलेशन में डायरेक्टली K1 K2 K3 K4 वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट अवेलेबल नहीं है सो हम इसे एनालिटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अल्टीमेटली ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बट बिकॉज एक सब्सक्राइबर ने पूछा है सो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में इसको K1 बोला था, इसको K2 बोला था, ये भी K1 था, ये K2 था, और ये वाली जो टर्म थी इसको K3 बोला था, और इस टर्म को K4 बोला था। हम ये प्रोसीजर यहाँ पे नहीं करेंगे, करने को कर सकते हैं, दैट इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट, और इनवर्स काइनेमेटिक्स में दैट इज़ यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। बट ये मैं भी बिलीव करता हूँ कि हमें प्रॉपर जो इसका सॉल्यूशन का प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए। ठीक, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू रैदर सॉल्व इट एनालिटिकली हेयर ओनली। ठीक, सो इसकी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी अ बिट लेंदी, सो प्लीज़ बी पेशेंट। सो अभी हमें इसे मैनुअली सॉल्व करना है। सो हमने इसको बोल दिया, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 7 एंड लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, सो अभी हमें 7 और 8 को मैनुअली सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सो अभी हमें करना है, जो हमारी इक्वेशन 8 है, इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 8 बाय दिस टर्म, दैट इज A1 प्लस A2C2, A1 प्लस A2C2 डिवाइडेड बाय A1 डिवाइडेड बाय A2S2। ठीक है, इक्वेशन 8 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। इक्वेशन 7 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ θ1। सो चलो इस इक्वेशन को अब करते हैं, ये जो मैथमेटिकल टास्क है। सो ये होगी अपनी इक्वेशन 8, इसको हमें इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करना है विथ दिस टर्म। सो हम अपनी इक्वेशन 8 को मॉडिफाई कर लेते हैं। सो इक्वेशन 8 की सारी टर्म्स इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करी जाएंगी। सो दैट इज A1 प्लस A2C2 डिवाइड बाय A2S2, that will be multiplied by WY is equal to A1 प्लस A2C2, ये वाली जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है विद दिस फैक्टर A1 प्लस A2C2 डिवाइडेड बाय A2S2, और ये जो टर्म है S1। ठीक, प्लस ये जो टर्म है A2S2 मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर A1 प्लस A2C2 डिवाइडेड बाय A2S2 मल्टीप्लाइड बाय C1। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर
तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको लेट मी जस्ट रीराइट इट वन मोर टाइम। सो यहाँ पे a1 प्लस a2 c2, a1 प्लस a2 c2 रिपीट हो रहा है, देयरफॉर इसको यहीं पे मॉडिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट a1 प्लस a2 c2 एंटायर टर्म का स्क्वायर, ठीक। और इसके डिनोमिनेटर में a2s2, ठीक, टाइम्स s1 प्लस ये वाली जो टर्म है दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट विद दिस डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया डिलीट। सो ओनली a1 प्लस a2 c2 इज रिमेनिंग मल्टीप्लाइड बाय c1। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 8 मॉडिफाइड बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड विद दिस फैक्टर। और हम लिखना है इक्वेशन 7 को। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 हमारी आ जाएगी ऊपर, ये आ जाएगी नीचे। सो लेट मी जस्ट कॉपी इक्वेशन 7। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन 7, इसको किया कॉपी एंड लेट मी जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। सो दिस इज इक्वेशन 7। सो ये जो S1 वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेना है हमको। सो ये जो S1 वाली टर्म है और ये जो C1 के कोफिशिएंट वाली टर्म है, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी एट दिस प्लेस बिकॉज वी हैव टू मैच द कोफिशिएंट। सो C1 के कोफिशिएंट के साथ प्रीवियस इक्वेशन का C1 का कोफिशिएंट, और ये जो S1 के कोफिशिएंट वाली टर्म है दैट इज गोइंग टू बी एट दिस प्लेस। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे सेपरेट करा। सो ये हो गई इक्वेशन 7, this is equation 7, this is the modified equation 8. Now we have to subtract the two equations, so I am doing the symbolic subtraction. So let me just subtract the two equations. So यहाँ पे ये साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन माइनस एंड देन साइन विल बी रिवर्स्ड। अब हम इसको क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द टू इक्वेशन। तो जब हम इसमें से इसे घटाएंगे सो वी विल गेट wx माइनस a1 प्लस a2 c2 ओवर a2s2 टाइम्स wy। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू, बिकॉज ये भी माइनस है और ये भी माइनस हो गया है, सो हमने माइनस को कॉमन लेके आउटसाइड कर दिया। सो दैट इज गोइंग टू बी a2s2 प्लस a1 प्लस a2c2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2s2। ये तो एक टर्म हो गई, जो कॉमन टर्म है S1 और S1 दोनों में, वो इसके बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय S1, ठीक है। और ये जो टर्म है ये हो गया प्लस, और ये वाला साइन ये भी प्लस था हमारा, ठीक है। सो ये हमारा प्लस का a1 प्लस a2 c2 c1 है, और ये हो गया इसका साइन चेंज हो गया माइनस का। सो दिस एंटायर टर्म इज गोइंग टू कैंसिल दिस एंटायर टर्म, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0। So now we are left with this expression and we have to solve for sine of theta 1. So sine theta 1 can be easily separated out. So उसके लिए थोड़ी सी और मैथमेटिक्स करनी है। So let us now do it in the next page. So अब बस हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है और sin theta 1 को सेपरेट करना है। So ये इधर मल्टीप्लाई होगा, so that will be equal to a2s2 wx माइनस ये वाली जो टर्म है a1 प्लस a2c2, ये एज इट इज़ रहेगी मल्टीप्लाइड बाय wy, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे बाय a2s2। सो ये हो गया डिवाइडेड बाय a2s2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू करेंगे, माइनस का साइन बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के, ये वाली जो टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, a2s2 ऊपर भी है a2s2 नीचे भी है। सो ये हो जाएगा a2s2 होल स्क्वायर, एंटायर थिंग स्क्वायर, ठीक, प्लस ये वाली जो टर्म है a1 प्लस a2c2, this is going to be same whole square divided by a2s2, so divided by a2s2 multiplied by s1।
सो अब ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं. First is the left hand side, second one is the right hand side. So A2S2 is going to cancel this A2S2. ठीक है. और जितनी भी टर्म्स हैं, बिकॉज हमने प्रीवियस स्टेप में थीटा 2 कैलकुलेट कर लिया है, सो ये जो साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 वाली टर्म्स हैं, दीज आर नोन टू अस. सो A2 भी पता है, S2 की वैल्यू भी पता है, WX भी पता है, ये रिस्ट पॉइंट है. A1 भी पता है, A2 भी पता है, C2 भी पता है, WY भी पता है. So this entire expression is known to us. Similarly on the right hand side, A2 की वैल्यू भी पता है, S2 की वैल्यू भी पता है, A1 भी पता है, A2 भी पता है, C2 की वैल्यू भी पता है. This entire thing is also known to us. Therefore only thing that is not known to us is S1. So यहाँ से हम sin of theta 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So S1 that is equal to this term डिवाइडेड बाय दिस टर्म, और एक नेगेटिव का साइन भी है. सो नेगेटिव का साइन यहाँ आके एडजस्ट हो जाएगा. सो मैंने इसको लिख दिया A1 प्लस A2C2 टाइम्स WY माइनस A2S2 WX. सो ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस टर्म. सो डिवाइडेड बाय दिस टर्म. सो ये जो टर्म है हमारी, दैट इज दिस A1 प्लस A2C2 A1 प्लस A2C2 होल स्क्वायर्ड प्लस A2S2 होल स्क्वायर. सो ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो अपना डिनोमिनेटर है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. इसके जो स्क्वायर हैं इन टर्म्स को ओपन करके, ठीक है. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो टर्म है A1 प्लस A2C2 होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 C2. ठीक है. सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है इसको ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल टू A2 स्क्वायर S2 स्क्वायर. अब यहाँ पे देखना, ये वाली जो टर्म है A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर A2 स्क्वायर S2 स्क्वायर, इन दोनों में से A2 स्क्वायर को कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा C2 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आएगा A1 प्लस A2C2 WY माइनस A2S2 WX, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा, सो डिनोमिनेटर में आएगा A1 स्क्वायर प्लस ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, दोनों मिलके बन जाएंगी A2 स्क्वायर. ठीक. C1 होल स्क्वायर प्लस C2 होल स्क्वायर प्लस S2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, और बचेगा प्लस 2A1 A2 मल्टीप्लाइड बाय C2. And by this time we have already calculated the value of C2. C2 is already known to us. Therefore हमने अपने S1 को separate कर दिया in terms of all the known parameters including including C2. So S1 is expressed in terms of all the known parameters. That also includes the cosine of the angle of theta 2, which we have already calculated in the previous step. Therefore we have got the value of sine of theta 1. सो बहुत से लोग क्या करते हैं, थीटा 1 दे विल टेक एज साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू. सो लेट अस डिनोट इट बाय लैम्डा. सो मैनी पीपल टेक दिस टाइप ऑफ अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग थीटा 1. वो क्या करते हैं, साइन इनवर्स ले लेते हैं इस पूरी टर्म का, ये भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका साइन इनवर्स करके दे गेट द वैल्यू ऑफ थीटा 1. बट दैट विल नॉट ऑलवेज वर्क. सो मैंने आपको अप्रोच क्या बताई थी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1. सो आपके पास sin theta 1 है, you have to calculate the value of cos of theta 1. Then you have to use the a tan2 function. a tan2 function use करने के बाद you have to give S1 and C1 in order to get theta 1. So this should be the right approach. So let us now calculate the value of cos of theta 1. So अभी हमको same approach use करते हुए cos of theta 1 को calculate करना है. sin theta 1 calculate करने के लिए हमने equation 8 को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 7 से सब्ट्रैक्ट करा था. नाउ आपको क्या करना है,
जो हमने जो सेकंड पैरामीटर एलिमिनेट करा था, अभी आपको फर्स्ट पैरामीटर एलिमिनेट करना है, और सेम अप्रोच यूज़ करते हुए, सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन। सो मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वन। ठीक है, A1 प्लस A2 C2 टाइम्स WX प्लस A2 S2 टाइम्स WY। ये हो गया न्यूमरेटर, एंड इन द डिनोमिनेटर हमें मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos of theta 2. So cos of theta 2 is already known to us by this time. Therefore, we are in a position to calculate the value of cos of theta 1. So cos theta 1 हमें यहाँ से मिल गया. So now we are in a position to calculate theta 1. So theta 1 will be equal to 8 and 2 S1, C1. So 8 and 2 फंक्शन में आपको sin theta 1 cos theta 1 की वैल्यू देनी है. You will be able to calculate the value of theta 1. ठीक है. So अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है. So for theta 1 we will get two values of theta 1, because one is going to be elbow up, second one is going to be elbow down solution. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो थीटा 1 की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन cos थीटा 2. C2 आ रहा है यहाँ पे भी, C2 आ रहा है यहाँ पे भी, और जो थीटा 2 था इसकी हमको टू वैल्यूज़ कैलकुलेट करी थी हमने प्रीवियस पार्ट में. ठीक. सो बिकॉज यहाँ पे जो C2 आ रहा है और यहाँ पे C2 आ रहा है, इनकी दो वैल्यूज़ हैं. देयरफॉर जो S1 होगा इसकी भी दो वैल्यू होंगी, और जो C1 होगा इसकी भी दो वैल्यू होंगी. देयरफॉर थीटा 1 की हमें मिलेंगी टू वैल्यूज़. सिमिलरली थीटा 2 की भी हमको दो वैल्यूज़ मिली थी. ठीक. सो इस तरीके से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया. बाय दिस टाइम वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ थीटा 2. सो हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. ठीक है. अब हमें जो इन्वर्स किनेमैटिक्स का प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या गिवन होता है. वी आर गिवन विद द पोजीशन डेटा, ऑल्सो वी आर गिवन विद द ओरिएंटेशन डेटा. ठीक है. पोजीशन के साथ साथ हमें ओरिएंटेशन भी गिवन होती है. सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय द ओरिएंटेशन डेटा. ठीक है. सो ये हो गया अपना ओरिएंटेशन डेटा. मतलब जो बेस फ्रेम की एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, वहाँ से हमारा जो एंड इफेक्टर है, इसका जो अप्रोच वेक्टर है, ये अप्रोच वेक्टर ये कितने एंगल पे है, दिस इज गिवन बाय फाई, एंड फाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन व्हेन वी आर डीलिंग विद द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट. एंड ज्योमेट्रिकली फाई इज इक्वल टू द समेशन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3. सो फाई की वैल्यू इज, द वैल्यू ऑफ फाई इज गिवन टू अस. सो फाई की वैल्यू हमें गिवन है. दैट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज गिवन टू अस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स. सो अगर आप यहाँ से देखते हो C123 that is equal to R11, S123 minus S123 that is equal to R12. All these terms are given to us, and we shall be able to calculate the value of theta 1, theta 2 and theta 3, the sum of theta 1 plus theta 2 plus theta 3. So इसको हम यहाँ से कर लेते हैं एक बार. So अगर आप कंपेयर करोगे S123 is equal to R21. ठीक है. सिमिलरली जो C123 है, C123 इज इक्वल टू R22. ठीक है. सो ये मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख दी हैं. R21 की वैल्यू हमको पता है बिकॉज दिस इज द ओरिएंटेशन डेटा of the configuration matrix that is given to us in the inverse kinematics problem. Similarly, the value of R22 is also known to us. Therefore, if I call it equation 9 and I call it equation 10, so we can calculate theta 1, 2, 3 that is equal to 8 and 2 S123 C123. सो यहाँ से हमें समेशन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 मिल जाएगा. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा 1, 2, 3 की जगह आई कैन राइट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, दैट इज नथिंग बट 8 and 2. ये जो S123 है, S123 की वैल्यू कितनी है, R21. ये मुझे पता है कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स में गिवन होगा. सिमिलरली जो C123 है,
इन प्लेस ऑफ C123 आई कैन राइट R22, ये R22 भी हमें गिवन होगा कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स में। देयरफॉर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने θ1 कैलकुलेट करा, हमने θ2 कैलकुलेट करा, और हमने कैलकुलेट करा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। सो हमारे पास θ1 है, θ2 है, और हमारे पास θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों का समेशन है। देयरफॉर मिसिंग क्या है, हमारे पास θ3 नहीं है। सो θ3 कैन बी easily calculated like this. So first we take 8 and 2, R21 R22 minus θ1 θ2 इक्वेशन के इस साइड आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में, माइनस θ1 माइनस θ2। सो फॉर दिस वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ द θ3। सो इस तरीके से हमने अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स को कंप्यूट कर लिया है। सो हमने θ1 कैलकुलेट करा, सो θ1 यहाँ से आ जाएगा, θ3 यहाँ से आ जाएगा, और θ2 हमने प्रीवियस पोर्शन में कवर करा था। ठीक है, सो विद दिस हमने अपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया है।